सर 17। 17। चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं कार्बन चक्र। टॉपिक तो आप लगा लेना, बाकी कुछ मत लिखना अभी। तो मैंने आपको ये कहा था कि कार्बन चक्र को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कार्बन कौन कौन से रूपों में और कहां कहां पाया जाता है। तो ध्यान रखो, लिखना मत भैया अब आगे। कार्बन जो होता है स्वतंत्र अवस्था और यौगिक दोनों रूपों में पाया जाता है। किस किस रूप में मिलता है ये? स्वतंत्र अवस्था और यौगिक दोनों रूपों में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था का मतलब केवल आपको कार्बन के रूप में मिलेगा, और यौगिक का मतलब है कि कार्बन के किसी यौगिक के रूप में मिल सकता है। जैसे CaCO3 एक यौगिक है, इसमें कार्बन विद्यमान है यहाँ पर। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कोई दूसरा यौगिक आपके पास में C6H12O6, तो इसमें यहाँ पर कार्बन विद्यमान है, तो इस रूप में यौगिक के रूप में भी ये मिल सकता है। तो देखो, कार्बन अपने मूल रूप में या स्वतंत्र अवस्था में तो ये एक तो कोयले के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? कोयले के रूप में। एक आपको मिलेगा ये ग्रेफाइट के रूप में, और एक आपको ये मिलेगा हीरे के रूप में। तो ये कार्बन के ही रूप है अलग अलग। इन रूपों में तो ये स्वतंत्र अवस्था में या फिर मूल रूप में पाया जाता है इस धरातल पर। और यौगिक के रूप में यदि अपन बात करें तो यौगिक के रूप में ये कार्बोनेट के रूप में मिल सकता है, कार्बोनेट, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसके अलावा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में जितने भी यौगिक होते हैं सब कार्बन के ही बने होते हैं। तो पेट्रोलियम के अंदर भी ये यौगिक के रूप में क्या होता पाया जाता है। ठीक है। कार्बोनेट आयन आपने पढ़ा होगा, CO3-2 आयन होता है, तो कार्बन इसमें मौजूद है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी आपने पढ़ लिया होगा, HCO3- होता है ये। यदि बात करें अपन सजीवों की, तो सजीवों के अंदर देखो, एक तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का घटक है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा आपके होता है प्रोटीन, ये भी भोजन का घटक है। प्रोटीन के अलावा आपके होता है वसा, ये भी भोजन का घटक है। और विटामिन, विटामिन है ना, इन सब में भी क्या होता है कि कार्बन पाया जाता है। और हमारी जो कोशिकाएं हैं उसके केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल होता है। कौन से अम्ल? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में आपके जो DNA और RNA दोनों आते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें कौन कौन आएगा? DNA और RNA, DNA और RNA। तो इन दोनों के अंदर भी क्या होता है, कार्बन जो होता है यौगिक के रूप में पाया जाता है। बात करें यदि हम वायुमंडल की, वायुमंडल की, तो वायुमंडल के अंदर कार्बन जो होता है केवल किस रूप में मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है। तो हमने ये जानकारी ले ली है कि कार्बन जो होता है वो कहां कहां पर पाया जाता है। तो पहले आप ये बातें लिख लेंगे, तो मैं आपको लिखवा देता हूं। आवाज क्लियर है भाई? तो आपने यस टॉपिक सर। डाल दिया होगा। हाँ, मेरे साथ लिखना अब। आपने ओके टॉपिक सर। डाल दिया होगा कार्बन चक्र। इसमें आप लिख लीजिए कार्बन पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था व यौगिक दोनों रूपों में पाया जाता है, दोनों रूपों में पाया जाता है। यह अपनी
मूल अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, आदि रूपों में पाया जाता है। आगे अपन लिख लेते हैं, यौगिक के रूप में यह कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, पेट्रोलियम, आदि रूप में हेलो, हाँ बोलो, चल रही है, साइंस की चल रही है, इस समय चल रही है, अभी साइंस की चल रही है। हाँ हाँ, अब देखो इसके बाद में आपको पैराग्राफ छोड़ के लिखना है। तो सजीवों में करें पढ़े, सजीवों के शरीर में सजीवों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट इसके बाद में आपके आ गई वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल के कोष्टक में आप क्या लिखेंगे, डीएनए डीएनए आरएनए और या आरएनए। आरएनए आदि के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन CO2 के रूप में, समझ जाओगे ना, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, के रूप में यस सर। पाया जाता है। पाया जाता है। तो ये तो हमने बता दिया भाई कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पर किस किस रूप में पाया जाता है। उतार लिया सबने? यस सर। अब हम कार्बन चक्कर बना यस सर, करके उतार उसको लिया। समझ लेंगे। तो आप है ना, जो अभी बनाना मत, पहले चक्कर में बनाऊंगा अभी, तो आप बनाना मत, पहले उसको समझ लेना। हटा दूं ना भाई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। तो देखो यहां पर मैं ले लेता हूं वायुमंडलीय CO2, क्योंकि वायुमंडल में जो कार्बन है वो किस रूप में है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में है। ठीक है, यहां पर मैं ले लेता हूं
कार्बनिक यौगिक। और ये कार्बनिक यौगिक किसमें विद्यमान है? तो ये यौगिक विद्यमान है सब पादप में, पादप में। इसके बाद में यहां पर मैं ले लेता हूं कार्बनिक यौगिक। और ये कार्बनिक यौगिक किसमें विद्यमान है? तो ये विद्यमान है सब जंतु में। किसमें है? जंतु में। यहां पर आप क्या आ जाता है? पेट्रोलियम। और यहां पर मैं ले लेता हूं कोयला। ठीक है भाई, हमने अभी जो जो भी रूप कार्बन के पढ़े थे वो सब आ गए इसमें। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। देखो भाई, पादपों के अंदर होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया। संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप क्या करते हैं? ये जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको कार्बनिक यौगिक या ग्लूकोज में बदल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप क्या करेंगे? वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको कार्बनिक यौगिक में बदल देते हैं। और वो कार्बनिक यौगिक किस में आ जाएगा भाई? पादप में आ जाएगा। तो कार्बनिक यौगिक इस पादप में आया कैसे? कौन सी क्रिया के द्वारा आया है? प्रकाश संश्लेषण। हाँ, संश्लेषण प्रकाश क्रिया के द्वारा, संश्लेषण की संश्लेषण क्रिया के द्वारा आया है। ठीक है, अब सुनिए, जब कोई जंतु पादप के किसी भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा तो ये कार्बनिक पदार्थ किस में पहुंच जाएगा? जंतु में। जंतु में पहुंच जाएगा। तो ये मान लीजिए कोई जंतु है और उसने पादप को भोजन के रूप में ग्रहण किया, तो ये कार्बनिक यौगिक किस में आ गए? इस जंतु में भी आ गया। अच्छा भाई, अब मुझे ये बताइए कि पेट्रोलियम बना कैसे है? तो आपने पेट्रोलियम, समुद्र के जंतु और पेड़ पौधे दोनों जब समुद्र के सॉरी देखो, समुद्री जंतु और पेड़ पौधे जब नीचे दब गए थे जमीन के अंदर, तो उनसे क्या निर्माण हुआ? पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। तो वास्तव में क्या हुआ यहाँ पर कि जो कार्बनिक यौगिक जंतु में विद्यमान थे वही किस में बदले? पेट्रोलियम में बदले। और कार्बनिक यौगिक जो पादप में विद्यमान थे वही किस में बदले? पेट्रोलियम के अंदर बदले। क्योंकि समुद्र के जंतु और पादप दोनों जब जमीन में दब गए थे तो उससे किसका निर्माण हुआ था? पेट्रोलियम का निर्माण हुआ था। तो पेट्रोलियम भी क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। अब बात करें अपन कोयले की। बताइए कोयले का निर्माण कैसे हुआ? पेट्रोलियम के कारण। हाँ, पेड़ पौधों के हाँ, हो जाने के कारण। स्थलीय भाग के जो पेड़ पौधे थे, घने जंगल थे स्थलीय भाग के, वो जब जमीन में दब गए थे उनसे किसका निर्माण हुआ था? कोयले का निर्माण हुआ था। तो जो पादप में कार्बनिक पदार्थ थे वो किस में बदल गए थे? कोयले में। लेकिन यहाँ कौन से पादपों की बात हो रही थी? जो स्थलीय भाग पर घने जंगल थे उनकी बात हो रही थी। और यहाँ पर जो पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है वो समुद्र के अंदर रहने वाले जंतु और पादपों के जमीन में दबने से हुआ था। ठीक है, तो इसलिए पेट्रोलियम जंतु और पादप दोनों से बनते हुए दिखाए मैंने, और कोयला केवल पादपों से बनते हुए दिखाया है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। जब अपन धरती से कोयला निकालते हैं तो उसका क्या करवाते हैं भाई? दहन करवाते हैं। और दहन की क्रिया के द्वारा ये कोयला जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल करके कहां चला जाता? वायुमंडल में चला जाता है। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को अपन निकालते हैं, उसे डीजल पेट्रोल अलग अलग भागों में अपन पृथक कर लेते हैं। लेकिन इस पेट्रोलियम का भी अपन क्या करवाते हैं? दहन करवाते हैं। तो दहन की क्रिया से इस पेट्रोलियम में जो भी कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल करके कहां चला जाएगा? वायुमंडल में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं में एक तो होती है श्वसन की क्रिया। तो श्वसन की क्रिया में ये क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल करके कहां छोड़ देते हैं? वायुमंडल में छोड़ देते हैं। और इसी प्रकार से यदि अपन जंतुओं का दहन करें, भाई कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जलाना तो पड़ता है ना, तो उसके शरीर में जो भी कार्बनिक यौगिक थे वो भी
जल करके किस में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगा। तो इसलिए मैं कार्बनिक यौगिक जो जंतु, इसके लिए श्वसन और दहन दोनों लिख रहा हूँ। इन दोनों ही क्रियाओं के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल करके वापस कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। इसी तरीके से यहाँ देखो, अब कार्बनिक यौगिक किस में है, पादप में। तो पादप को जब जलाया जाता है या पादप खुद भी जब श्वसन करते हैं तो इस क्रिया में ये भी क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल देते हैं कार्बनिक यौगिकों को। तो यहां पर भी मैं क्या लिख देता हूं, श्वसन व दहन। तो इस क्रिया के द्वारा ये वापस कहाँ बदल करके चला जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल करके। ठीक है ना भाई। तो देखो, ये जो वायुमंडलीय CO2 थी, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादपों में आई, जंतुओं में आई। इसके अलावा इन्हीं से पेट्रोलियम और कोयला भी बना। तो इन यौगिकों के रूप में ये धरती पर आ गई, और जब इनका दहन होता है या श्वसन होता है तो ये वापस कहाँ चली जाती है, वापस वायुमंडल में चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। तो इस तरीके से ये कार्बन चक्र हमारी धरती पर क्या होता है, चलता है। तो ये किसका चित्र हो गया भाई, कार्बन चक्र का। हाँ, कार्बन चक्र का। तो इसको आप बना लेंगे पहले तो। सर उतार लिए। सबने उतार लिया, नो सर, नो सर। नो सर। उतारो, बना लो भाई। चक्र आपको ठीक से समझ में तो आ गया नहीं है? आयो सर। हाँ सर। हो गया सर। हो गया सर। बना लो भाई, इसको कंप्लीट करो पहले। हो गया। अभी कोई नेक्स्ट क्लास थोड़ी है आपकी? नो सर। हो गया सर। हो सर गया मेरे भाई को एक सबका? मिनट। हाँ ठीक है। यस सर। सर हो गया। हो गया सर। हो गया अभी कोई सर। रहा तो, अब थोड़ी रहा कोई। नो सर। ठीक है, नो सर। लिखवा दे अब, है ना। तो लिख लीजिए अब, और सर। चित्र के नीचे से ही लिखना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल
वायुमंडल से CO2 गैस लेकर इसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब क्या है कि ये कार्बनिक पदार्थ है, ये है ना, कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। यह ग्लूकोज या तो श्वसन के लिए काम में ले ली जाती है या अन्य पदार्थों में बदल दी जाती है। इसके बाद में पैराग्राफ छोड़ के लिखना है भाई। जीवित प्राणी एवं पौधे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज को CO2 गैस में बदल दिया जाता है, जिससे यह पुनः वायुमंडल में आ जाती है। इसी प्रकार दहन की क्रिया में ईंधन, अब ईंधन के रूप में कुछ भी हो सकता है, कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, है ना। तो इसके कोष्टक में लिख देता हूं लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम। जलकर CO2 प्रदान करते हैं, जो वायुमंडल में आ जाती है।
लास्ट में पढ़ाएंगे इसको, पहले ऑक्सीजन चक्र पढ़ेंगे। सर हो गया। सबके हो गया भाई? यस सर, हो गया सर। तो बात समझ में आ गई। इस चक्कर में केवल आपको दो बातें बतानी है, पूरी बातें तो अपने को चित्र से स्पष्ट हो रही है। पहली बात तो हमने ये समझा दी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या हो रहा है, पौधे वायुमंडल से CO2 गैस को लेते हैं और उसको ग्लूकोज में या कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। इस ग्लूकोज का उपयोग या तो श्वसन के लिए उपयोग कर लेगा या फिर अन्य किसी कार्बनिक पदार्थ में बदल देगा। ठीक है। फिर आपको ये पता है कि कोई भी जंतु होता है तो वो भोजन पादप से ही प्राप्त करता, तो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ थे वो जंतु में भी आ जाएंगे। तो वो लाइन मैंने यहाँ जोड़ी नहीं है। हम सीधे सीधे फिर श्वसन और दहन की क्रिया पर आ गए, जिसके द्वारा जो कार्बनिक यौगिक है वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल करके वायुमंडल में चले जाएंगे। तो देखो हमने कहा कि जीवित प्राणी और पौधे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं और श्वसन की क्रिया में वो ग्लूकोज को वापस किस में बदल देते हैं, CO2 गैस में बदल देते हैं, जिससे ये पुनः वायुमंडल में चली जाती है। और इसी प्रकार से दहन की क्रिया में जो भी ईंधन है, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोलियम हो, वो जल करके CO2 प्रदान करता है और वो भी कहाँ चला जाता, वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है। बाकी चक्र से हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कहां से कौन सी चीजें निकल करके आ रही है और कहां जा रही है। सब क्या बन गया ना भाई? यस सर। यस सर। अब आप टॉपिक डालिए ऑक्सीजन चक्र। कल पढ़े ऑक्सीजन चक्र को? ओके चलो कल सर। पढ़ते हैं ऑक्सीजन चक्र, है ना। ऑक्सीजन चक्र पढ़ने के बाद में अपने दो टॉपिक बचते हैं इसमें, फिर ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन परत। ठीक है, चलो भाई लेफ्ट हो जाइए आप। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।